अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आज का जिसका नाम इमरान है उनके लिए थोड़ा अच्छा दिन गुजरा। सबसे हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इमरान रियाज खान जो मिसिंग जर्नलिस्ट थे वो कल अपने घर वापस पहुंच गए हैं। तो अब एक दो दिन सुकून लें, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब को आज हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। उनकी काफ़ी देर से ये डिमांड थी कि उनको अडियाला जेल भिजवा दिया जाए। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये रिलीफ दी है और उनको वहाँ भिजवा दिया है। अगरचे वही टारगेट पे होते हैं पीटीआई के कि जी ये बायस्ड है, सब कुछ है। ये तो थी छोटी छोटी दो बातें, लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से बात की लंदन में, और उनसे पूछा गया कि आपको बयानिया क्या है PMLN का। बिकॉज आपको याद है कि 4-5 दिन पहले जब नवाज शरीफ साहब की वो फेमस स्टेटमेंट आई थी कि जनरल बाजवा और जनाब जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार, जनरल फैज़, इन सब को इंडिकेट उन्होंने किया कि मुकदमात चलेंगे और इनको अकाउंटेबिलिटी होगी और मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगे। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को डैश करना पड़ा पाकिस्तान, फिर उनकी मीटिंग हुई, फिर सपोजिटली वो कि बड़ा अहम पैगाम लेके वापस गए। अब मेरी इतला ये है कि शायद अब उनके बयानिए में कोई नरमी आएगी। अब देखना यह है कि मियाँ साहब अपना बयानिया दोबारा उतना ही सख्त रखते या नहीं रखते, क्योंकि उसके बाद एक और इनकी मीटिंग हुई। पहले कुछ देर खबरें चली कि जी वही बयानिया है, वही बातें हैं, फिर वो खबरें हटवा दी गई इनके लोगों से। तो अब कोई चेंज ऑफ हार्ट तो आया है, सब कुछ हो रहा है। आज भी जब उनसे पूछा गया सवाल बड़ा क्लियरली कि ये आपका बयानिया है क्या, तो उन्होंने उसको बिल्कुल साइड स्टेप किया, उस पर कोई बात नहीं की। क्या कहा, जरा सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पर उनसे हमेशा वो आपको कहते हैं कि आप उनका जो बयानिया वो मीडिया के सामने वो रखें। तो ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो आप अगर ये बता दें कि पाकिस्तान वापसी के ऊपर क्या मुस्लिम लीग का अगले इलेक्शन से पहले बयानिया क्या होना है? देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ मेमार हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में, और उन्हीं के दौर में 20-20 घंटे के जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के CPEC और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके, और फिर उसके बाद शहबाज साहब चलते गए आगे। वही जो पॉलिटिकल बात होती है, बिल्कुल उन्होंने कोई बात नहीं की, साइड स्टेप किया कि वो जो असल बयानिया था जिसके बाद बयानिया की जंग शुरू हुई उस पर स्टांस क्या है। क्लियरली वो स्टांस वो नहीं था। कैसे ये बेचेंगे इकोनॉमिक बयानिया, वो तो मेरी समझ से बाहर है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उसमें खौफनाक स्टैट्स आए हैं। सिर्फ पिछले 1 साल के दरमियान जब PDM की गवर्नमेंट थी, यही सारे एलाइज थे, पीपल्स पार्टी, PMLN और जनाब मौलाना फजल रहमान और तमाम लोग जो इस मुल्क को बचाने निकले हुए हैं, सिर्फ उस 1 साल के अंदर जो सतह गुर्बत थी उसमें 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। 34.2% ऑफ पॉपुलेशन 39.4 पे चली गई, और 1.25 करोड़ लोग और भी सतह गुर्बत से नीचे चले जाए। इस वक्त 9.5 करोड़ की आबादी सतह गुर्बत से नीचे एक्सट्रीम पावर्टी में उनका गुजारा है। उनको ये नहीं पता कि 3 वक्त का खाना कहाँ से आएगा, और ये वो लोग हैं जो गरीब तरीन हैं। इसके ऊपर फिर बहुत गरीब हैं, फिर गरीब हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास है, फिर अमीर लोग हैं। यानी कि इस वक्त 50% आबादी पाकिस्तान की बहुत बुरे इकोनॉमिक हालात में है। हमारा ख्याल था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बयानिया मईशत और मईशत होगा, लेकिन देख हम ये रहे हैं कोई इंतकाम पे है, कोई ब्लेम गेमिंग पे है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें। हमें ज्वाइन किया 2 बड़े ही एमिनेंट हमारे पैनलिस्ट हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया, एक्स गवर्नर सिंध और बहुत सीनियर लीडर हैं PMLN के। कमर ज़मान कायरा साहब, अगेन फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड अगेन अ सेंट्रल लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ज़ुबैर, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं, पीपल्स पार्टी का तो बयानिया हमें बहुत क्लियर हो गया है, बल्कि आप बिलावल भुट्टो साहब की वन ऑफ द मैनी स्टेटमेंट सुन लें तो ज़रा आइडिया हो जाएगा।
जहां तक नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करता। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा हूं। मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराजात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले। इसके अलावा उन्होंने बहुत जगह इनके लीडरान ने ये बातें भी की कि जी वो गवर्नमेंट तो PMLN की गवर्नमेंट थी, PDM की असल में, फाइनेंस मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, इंटीरियर मिनिस्टर उनका, तो गवर्नमेंट तो वही चला रहे थे। तो लगता ही है कि हर पार्टी ने अपना अपना इलेक्शन चूरन तैयार किया हुआ है। और PPP का तो है कि चले हमने वी वर देयर बट वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये बेसिकली PMLN ड्राइविंग सीट में थी। आप लोगों की समझ नहीं आ रही, कभी आप मियाँ साहब दूसरा इंतकाम का चूरन और वो शायद वो बयानियाँ लेना चाह रहे हैं जो उनके ख्याल में इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि इमरान खान अंदर है, उनकी पार्टी डिसरे में है, शायद वो उनका ख्याल है कि उस पर वो ले पाएंगे। क्या वो इस वक्त बयानियाँ बिकेगा? क्या लोगों का मसला ये है कि बाजवा ने क्या किया या जनरल फैज़ ने क्या किया, या लोगों का मसला ये है कि हमारी इकनॉमिक हालत कौन बदलेगा? लोगों का मसला बिल्कुल क्लियर है और हम उसको समझते हैं वही सबसे आगे होगा और हमारी प्रायोरिटी है। और वो जो आपने खुद जिक्र भी किया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ना भी हो तो मेरा ख्याल है सबको पता है कि मईशत के हवाले से और जो ख़ास तौर पर जो वल्नरेबल तबका है, गरीब लोग हैं और करोड़ों की तादाद में हैं, तो उनके लिए तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ी हैं पिछले 1-2 साल में। और उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। इकनॉमिक एजेंडा, एक रिफॉर्मिस्ट इकनॉमिक एजेंडा हम बना रहे हैं, उसका बाकी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जो फोकस करना चाहते हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। वो तो वो देखें, वो तो जब एजेंडा जुबैर साहब, वो जब एजेंडा आएगा हम भी देख लेंगे, सुन लेंगे। अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो हमें जो आपके पार्टी के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इतने अरसे बाद उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ा और जब पब्लिकली बोले, ये तो होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। और माजी में जिसने इंतकामी सियासत की है, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ साहब है, हमने उनका सिर्फ गिरावट ही देखी है उनकी पावर में, और हमने उनको ख्वार होते देखा हुआ है। ये अभी तक कोई सबक नहीं सीखा आप लोगों ने? नहीं, मेरा ख्याल है वो आप थोड़ा सा समझे नहीं है उनका व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। उनका पॉइंट ये था कि जब लोग ये कहते हैं, जो हम भी मानते हैं कि जी गुर्बत बड़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात बताना ज़रूरी है और बार बार बताना ज़रूरी है, डिबेट करना ज़रूरी है कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को निकाला था तो उस वक्त कितनी महंगाई थी, कितनी गुर्बत थी। क्या बिल्कुल सिचुएशन ख़राब हो गई है? उसके मुकाबले में बिल्कुल ख़राब हो गई है। क्या हमारी मईशत जहां खड़ी थी 2017 के मिडल में, जब आपने नवाज शरीफ को निकाला था उस वक्त उसमें एक प्लेयर इतने सालों में जवाब लोगों में, मैं फिर कारक साहब के पास जा रहा हूं, उनसे भी 2 सवाल हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोगों की गवर्नमेंट्स थी ना, तो कभी आपके किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बयानी की IMF के साथ और पकड़े नहीं गए। हमेशा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वो इतने सालों में तमाम मुनाफे में थी और 17 से आगे वो किया। उससे पहले आप बिजली आप महंगी से महंगी लगाते गए और कैपेसिटी चार्जेस आपने कभी नहीं दिए। सब दूध की नहरें बह रही थी और हर तरफ बस वो लैंडस्लाइड। जी हाँ, नहीं, दूध की नहरें नहीं थी। मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ इंडिकेटर। महंगाई ले लें, आज 26-27% है CPI इन्फ्लेशन, उस वक्त 4% था। फर्क तो था ना, बहुत बड़ा फर्क था। लोगों के लिए अगर एक इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा अहम होता है वो महंगाई होती है, अगर महंगाई कम हो जाए तो लोगों के लिए सर आपके जमाने में डॉलर भी आपने 80 रुपए रखा हुआ था, लेकिन गैर फितरी तौर पे आर्टिफिशियली रखा हुआ था ना। वो तो इस तरह तो फिर बड़ी बातें और जाएंगी। आर्टिफिशियली नहीं, उसके देखे ना, उसमें अगर डाउन साइड है तो उसमें अप साइड भी है ना। अगर डॉलर कम था तो उसकी वजह से महंगाई कम थी, करोड़ों पाकिस्तानी उससे हमें तो हमेशा बताते थे आपके लोग इसके लिए कि डॉलर इसलिए हम से नीचे रखते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ती थी आपकी। नहीं, डॉलर हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो डार साहब का कि डिवैल्यूएशन से अगर एक्सपोर्ट बढ़ती हो
तो फिर बढ़ी हैं क्या? नहीं बढ़ी हैं। वो उनका पॉइंट ये है कि ये डॉलर को जो इस वजह से डिवैल्यूएशन करना कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ देंगे, ये नहीं है कोई रिलेशनशिप। चलो इस पे आते हैं, इस पे हम इकोनॉमी पे चले जाएंगे। देख लेना। मैं जरा पहले कायरा साहब को भी ले लूं। कायरा साहब, आपको क्या नजर आता है, ये जो बयानिया आप लोगों का बयानिया ये नजर आता है हमें, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हम पीडीएम में थे लेकिन असल जो वजारतें हैं या असल ड्राइविंग सीट है वो पीएमएलएन के पास थी, हमारे पास तो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, 2-3 और चीज़ें थी, तो हमारा तो हम नहीं ब्लेम इसका शेयर करते। और ये जो चूरन पीएमएलएन अब तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि ये इंकलाब, जो इंकलाब 16 महीने किसी को याद नहीं आया, उस वक्त कोई चीज़ नहीं हुई, जो वही जनरल बाजवा था जिसको इन्होंने एक्सटेंशन का भी वोट डाला, उस वक्त जनरल बाजवा वॉज ओके, ही वॉज फाइन। तो आपको समझ आ रही है कि पीएमएलएन का क्या है, इंतखाबी क्या है, क्या सीन है? मालिक साहब शुक्रिया। एक तो ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि हमारा और हमारी तरफ से इल्जाम के जिनकी गवर्नमेंट थी और फलां था, बेसिकली हुआ ये है कि इलेक्शन के दिन जब करीब आते हैं तो फिर हर जमात अपना अपना बयानिया बना के लोगों के पास जाना चाहती है। लेकिन असल इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट की वजह से जब चीनी महंगी हुई और चीनी के एक्सपोर्ट होने की वजह से कुछ सवालात उठे, तो उस पर उन्होंने कहा जी हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीपल्स पार्टी की वजारत थी, नवीद कमर से पूछें, पीपल्स पार्टी जवाब दे। उसके जवाब में हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे बातें की, ये बातें खिलाफे हकायक। बिल्कुल हम गवर्नमेंट में थे, हम साथ थे, हम मिल के फैसले करते थे। ये कहना कि कौन लीड में था कौन नहीं था, हाँ वो बड़ी पार्टी थे, उनका बड़ा शेयर था, हम छोटी पार्टी, उसका शेयर में छोटे थे, बिल्कुल वो बात अपनी जगह। लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल इकट्ठी होती है, अलग अलग आप आइलैंड्स के अंदर हुकूमतें नहीं कर रहे होते। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक का फैक्टर है, बिलाशुबा बहुत महंगाई बढ़ी है, आम आदमी की जिंदगी बहुत तंग है। लेकिन क्या ये महंगाई सारी दुनिया में बढ़ी है या सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है? तो इसका इंटरनेशनल भी एक ही इफेक्ट है कि अगर अमेरिका में भी तेल के रेट दुगने हो गए हैं, यूरोप में भी दुगने हो गए हैं, वहां भी बिजली महंगी हुई है, वहां भी खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, वहां तो रियासतें बड़ी अमीर हैं, वो तो इंटरवीन कर सकती है, वो तो सारे काम करके लोगों को। इसमें कायरा साहब एक डेटा शेयर कर देता हूं। अभी जो रिपोर्ट आई है, जो 46 ममालिक हैं हमारे खिते में, हमारी महंगाई और हमारी सब चीज सबसे ज्यादा बड़ी है, हमारी करेंसी की गिरावट सबसे ज्यादा हुई है, किसी से कंपैरेबल भी नहीं है। आपकी बात ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क हर जगह पड़ा है, लेकिन जितना संगीन यहां पे गिरावट हुई है कहीं पे नहीं हुई। और अमेरिका छोड़ें, हम अपने खिते की भी बात कर लें, वहां पे भी हमारा बुरा हाल है। मैं उस पर भी करता हूँ बात। देखिए एक बात ये भी है, एक बात ये भी है कि हमारे खिते में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में महंगाई यकीनन बहुत बड़ी है। मालिक हमारे खिते के किसी मुल्क को अफगानिस्तान वाले हालात का सामना है? वहां पे क्या डेमोक्रेसीज को यही चैलेंजेस हैं जो हम हमारे यहाँ हैं? आज भी तालिबानाइजेशन ने जो तबाही हमारे लिए बनाई हुई है, और फिर ओवर द ईयर्स, किसी एक दौर में नहीं, ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ डिटेरियोरेशन होती आई है और आज आके कल्मिनेट हो गई है। डरी हुई रियासतें हुकूमतें बैठी होती हैं, और फिर हम करते क्या है, हमारी हुकूमतों को आसानी से पैसे मिलते रहे, हम वो इजी मनी लेके इस्तेमाल करते रहे, भले वो इमदाद की सूरत में, भले वो कर्जों की सूरत में। आज जब अपने पाँव पे सर आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क की हालत है, इसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है, क्योंकि आप दोनों ने ही हुकूमतें की है ना। सो आप दोनों ने नहीं सिर्फ हम दोनों ने नहीं की, उसके बाद आप परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को निकाल देंगे क्या? नहीं, वो तो है ही, वो तो शामिल है ही सारे। नहीं मालिक, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं, उनका मेजर रोल है। बाजवा को वोट मैंने, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट मैंने दिया था कि आपने दिया था? वो भी हकीकत है। वो वोट जिस तरह अदालत ने 19वीं तरमीम हमारी शाहराग पे उंगली रख के कराई थी, इसी तरह की एक्सटेंशन होती रहती है। ये तो कोई आपको बताने सर ना शाहराग पे उंगली रखवाए, छोड़ दें, सियासत छोड़ दें, रिजाइन कर दें, फिर क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि हम सियासत छोड़ के, इस मुल्क को छोड़ के कहीं और जाके बैठ जाइए। सर अगर मुल्क में आपने सियासत में फैसले करने हैं तो फिर गलत फैसलों से बेहतर है कि सही कदम उठाएं। नहीं मालिक, अगर मैंने बैठ के प्रोग्राम करना हो तो यहाँ मैं यही बातें करूंगा, लेकिन अगर मैंने फैसला साजी में दाखिल होना है तो फिर मैंने पॉसिबिलिटीज को देख के चलना है कि उस क्लैश का मुझे फायदा है या मेरी रियासत को या मुझे नुकसान है।
मेरे इंस्टीट्यूशन को फायदा है कि नुकसान है, उस वेइंग में चलिए, मेरे क्या आप ये मानते हैं कि आपने पॉलिटिकल अपनी समझदारी से ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए जो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ अल्टीमेटली साबित हुए? देखिए, गलतियां नीयत की नहीं होनी चाहिए मालक, हालात मजबूरियां बेशुमार होती हैं। आपके अपने, आप तो आजाद लोग हैं, आपको खुद कितने कितने कंप्रोमाइजेस करने पड़े। क्यों किए मीडिया ने वो कंप्रोमाइजेस? इसलिए कि आपने अपनी आजादियों को कुछ बहाल रखते हुए जितनी स्पेस बन सकती थी उसी में खेलना था। मुख्तलिफ अदवार में अब आपको लोगों को मजबूरन करना पड़ा, वो वेल नहीं थी। ये मियां साहब का बयान आपको समझ आ रहा है? कायरा साहब, फिर मैं जुबैर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मियां साहब का बयान समझ आया है? ये जो इंतकामी बयान आया मियां साहब का बयान, अगर मैं एक एंगल से देखता हूं तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त कि पाकिस्तान की तारीख तो ये है और कहीं से इसकी करेक्शन होनी है। अब इसके करेक्शन के क्या रंग हो सकते हैं? एक जमात ये कहती है कि करेक्शन का रंग ये है कि हम उनके खिलाफ ट्रायल करें। उन्होंने अपने दौर में पहले भी जनरल परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 तो लगाया था, लेकिन मेरी जमात का मौक़िफ़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पहले दिया था। उन्होंने कहा था, COD में भी लिखा था कि भाई एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के स्टाइल पे एक कमीशन बनाओ और सारे अपने अपनी गलतियों का, गुनाहों का जो इकरार करें और आगे बढ़ने के लिए कोई वे फॉरवर्ड दे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मियां साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? उनको ये लग रहा है कि क्योंकि इस वक्त PMLN ही वाहिद अल्टरनेटिव है पंजाब में PTI को, इसलिए वो इंडिस्पेंसिबल हो गई है उनकी पार्टी ने पावर इक्वेशन में, तो जो मर्जी के जो मर्जी चाहें उनकी शराइत पे अब आगे चीजें चलना होगा सबको। क्या मियां साहब इंडिस्पेंसिबल हैं? बिकॉज लगता है कि PMLN इंडिस्पेंसिबल नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या मियां साहब इंडिस्पेंसिबल हैं? अलग मेरा ख्याल है कि मियां साहब पाकिस्तान के बड़े तजर्बाकार सियासतदानों में हैं, उनको इस तरह के गुमान नहीं है, उनको पाकिस्तान की पावर डायनेमिक्स का भरपूर अंदाजा है। कुछ चीजें वक्त के साथ साथ अपने बयानिए के तौर पे आती हैं, आने वाले दिनों में और समझ आएगी। अभी मैं मियां साहब के बारे में कोई ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पहले ही आप माहौल गर्म कराना चाहते हैं। रोज हमारे से सवाल करके कोई मैं गलती से बयान दे दूंगा, फिर आप उसको उठाओगे, कैरा ने यह कह दिया, पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया, फिर वहां से कोई गोली चल जाएगी, उसके जवाब में हमारी तरफ से तो ये ट्रिगर हो जाएगी। नहीं, हम तो समझने की, कायरा साहब, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सीरियसली कि आप बड़े समझदार हैं यार, आप पहले बड़े समझदार हैं, आपको समझाना हमने। चलो, नहीं तुसी गल करनी, जुबैर साहब से पूछ लेते हैं। जुबैर साहब, हमें समझाएं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि एक परसेप्शन ये बन रहा था कि कम वोट में PTI अब हार जाएगी, हरा दी जाएगी या हार जाएगी, और अल्टरनेटिव अब PMLN ही है और जनाब उन्हीं की वजारत उज़्मा भी उनकी होगी, शायद फिर कोalition गवर्नमेंट बन जाए सब कुछ। तो नाउ मियां साहब थिंक्स कि जो भी चीज़ें होंगी उनकी टर्म्स पे होंगी। फिर जब यह माहौल बना, हमने देखा तारीख भी आ गई। अब हम सुन रहे हैं कि मियां साहब आएंगे और फिर वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, उसके बाद होगा। तो हमारा तो ख्याल है कानून के मुताबिक तो यार मियां साहब आते ही गिरफ्तार होना चाहिए, वो इश्तिहारी हैं। क्या रियासत उनको गिरफ्तार नहीं करेगी या कोई अरेंजमेंट होगी हुई है? ये किस किस्म के प्लान है कि वो 4 साल बाद आएंगे और बजाय एयरपोर्ट पे अरेस्ट कोर्ट करने के या अरेस्ट होने के प्लान है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे? आप लोग भी पूरे वहाँ प्लान बना के बैठे हुए कि सब चीज़ें तय हो गई हैं कि मियां साहब आएंगे, कम व्हाट मे हैपन, आएंगे और आराम से अपने जलसे करेंगे, फिर 1-2 दिन बाद वो कहेंगे अच्छा यार मैं उन चला ही जावा, मैं पेश हो जावा। तो क्या ये सारा स्क्रिप्ट तय हो गया हुआ है जुबैर साहब? अच्छा, मैं एक इससे पहले जवाब देने से पहले कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एज अ पॉलिटिशियन, एज समवन बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ऑन करनी चाहिए। जो फैसले हमने किए करने थे, अगर हमने नहीं किए इस वजह से कि हमें स्पेस इतनी दी गई थी, दी तो नहीं जाएगी ना, लेनी पड़ती है स्पेस। तो अगर आप स्पेस लेने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, तो अवाम के पास जब आप जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो अवाम हमारे से यही काउंटर क्वेश्चन पूछे जो कायरा साहब ने अभी कहा है कि आप तो मरहूने मिन्नत है कि आपको स्पेस कितनी मिलेगी, तो आप कहाँ से बैठ के हमें ये बता रहे हैं कि हम तमाम मईशत के मसाइल, गुर्बत, महंगाई वगैरह ख़त्म कर देंगे, और जब हुकूमत ख़त्म होएगी तो कहेंगे हमें जितनी स्पेस मिली थी उतने में हमने काम किया था। सो आई थिंक वी हैव टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन टू दिस, एंड दिस इज़ द टाइम। मैं इसलिए ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब मेरा नहीं ख्याल है थी, और
कितना अर्जेंसी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि उसको फिक्स किया जाए और फिक्स करने का तरीका भी डिटरमिन किया जाए। लेकिन हमारे जुबैर साहब पिछले 16 माह में आपकी गवर्नमेंट एक से दूसरे स्टेप पे गई है। फ्रैंकली आटा सस्ता कर दो, 50 रुपए की बोरी 40 में बेच दो, बिल्कुल ऑप्टिक्स और कॉस्मेटिक, कोई बात नहीं हुई कि इकॉनमी में क्या करना है, लॉस में। आपसे ज्यादा काम तो इंटरिम गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं। लग ये रहा है कि शायद PIA की प्राइवेटाइजेशन वो कर ही जाए, जिसने कोई तकरीबन हर साल 90 बिलियन ठुकता है, 300-400 बिलियन उसने इकट्ठा किया हुआ है। हो सकता है वही कर जाए। 16 महीने में आप लोगों ने कुछ नहीं किया जी। एक तो 16 महीने में देखें, बहुत से लोगों को, मियां नवाज शरीफ को भी एतराज था कि 16 महीने की हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने एक रोड बनानी है जिसमें 5 साल यार, ये आप छोड़ दें, ये बात छोड़ दें। जब आप लोगों ने अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ली, हमें बताया गया, मियां साहब कह रहे थे गवर्नमेंट ना ले, लेकिन वो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने कहा नहीं हमें गवर्नमेंट में रहना चाहिए। हर बारी आप कर भी लेते हैं, बाद में कहते हैं मियां साहब मानते। साथ में ये भी कहा की गवर्नमेंट चला भी ली, मियां साहब कहते थे नहीं चाहिए। छोड़ दें इस बात को, ये बताएं किया क्या। साथ में ये भी कहा कि हमें प्राइवेटाइजेशन की भी मिनिस्ट्री चाहिए, और हम बिलीव नहीं करते हैं प्राइवेटाइजेशन पर, लेकिन मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। तो आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, जो भी हो गया, लेकिन जी पीपल्स पार्टी का था ना प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। तो सवाल आप कायरा साहब से पूछते तो उन्होंने इसीलिए ली होगी ना, ताकि प्राइवेटाइजेशन ना हो। लेकिन अब जो मियां साहब का बता दें, क्या मियां साहब का सारा स्क्रिप्ट तय हो गया हुआ है, जो अचानक 4 साल बाद वो कंफर्टेबल हो गए हैं, आ भी रहे हैं, और ये हालिया जो फियास्को हुआ है इसके बाद भी वो कह रहे हैं नहीं। एक तो उन्होंने जितनी उनकी सजा बनती थी, उनकी सजा बनती नहीं थी जो उनको दी गई। पहले जेलों में डाला गया, एग्जाइल इज नॉट अ बाद की बात है ना, पनिशमेंट। अभी तो इख्तियारी है ना। नहीं, बात की बात नहीं है, 6 साल गुजार लिए ना। अभी तो वो जजेस कौन से जेल में गुजारे हैं, लंदन में गुजारे हैं ना, एवन फील्ड में गुजारे हैं। ऐसे तो दुख भरी दास्तान आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अटक जेल में गुजारे। नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर दुनिया भर में एक्साइल इज कंसिडर्ड एज अ पनिशमेंट। एक्साइल कोई अपनी मर्जी से नहीं होती है, एक्साइल पे मुश्किलात होती हैं। एनीवेज, उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने यकीन दिलाया, मियां नवाज शरीफ के लॉयर्स, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, कि एवरीथिंग इज क्लियर। इंशाल्लाह ताला वो आएंगे और उसका क्या बंदोबस्त किया जाएगा आइंदा चंद हफ्तों में मेरा ख्याल है सबके सामने आ जाएगा। कारा साहब वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में आप बिलीव नहीं करते, और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री आपने जिद करके ली है। वो इसलिए ली थी आप लोगों ने कि प्राइवेटाइजेशन ना कोई हो जाए अचानक। ये जुबैर साहब को कोई इल्म होगा, मेरे इल्म में तो कभी ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कोई जिद की थी। मुस्लिम लीग की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि बिलावल साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बने। और ये बात आपको पता है, हम तो उस वक्त भी कहते थे कि हमारे चेयरमैन को, एक पार्टी के हेड को दूसरी पार्टी के हेड के साथ उनकी कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये मुल्क की जरूरत थी। मियां साहब का जायज मुतालबा था, उन्होंने बिलावल साहब को कहा और हमने माना। तो ये बाकी मड स्लिंगिंग ऐसी करने की जरूरत नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि मालिक साहब, हमारे अदवार के अंदर, पॉलिटिकल अदवार के अंदर एक प्रॉब्लम जरूर होता है। जब यूनियन रौला डालती हैं, जब अदालतों के अंदर स्टे होते हैं, बहुत सारे आपके जो स्टेटस को हैं उनकी वजह से आपकी प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी रुकी हुई है। ये बात ठीक है कि लायबिलिटीज पे ऑफ होनी चाहिए, इनको ले ऑफ करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये एक अजाब जरूर है कि जब आप लोगों को जवाबदे हो, लोगों के मजदूरों को जवाबदे हो, उनकी फैमिलीज को जवाबदे हो, तो उसकी बुनियाद पे आप कारा साहब ये भी हकीकत है ना कि इस वक्त कोई 2 ट्रिलियन प्लस के क्यूमुलेटेड लॉसेज हैं इकट्ठे होके। चाहे आपकी गवर्नमेंट है, चाहे PMLN की गवर्नमेंट थी या PTI की असद उमर थे, इन तमाम लोगों ने नहीं प्राइवेटाइजेशन होनी थी। बिकॉज आप में से, आप जब मैं कहता हूं आपकी जात नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि आप लोगों की, क्योंकि अपनी जेब पे पैसे नहीं ठुक रहे थे ना, अपने घरों के, अपनी फैक्ट्रियों में कोई मुलाजिम हो ना, जहां फैक्ट्री घाटे में हो, मैं देखूंगा कैसे कौन चलाता है, कोई नहीं चलाता। एक बात, अगर प्राइवेटाइजेशन हो और अगर किसी ने उसमें से मुंह कलाई करना हो, तो फिर पैसे कमाने का जरिया तो है ना, प्राइवेटाइजेशन करो, फिर तो वो है ना जो आप कह रहे हो। लेकिन ये बात नहीं है, बिल्कुल मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल
कौन कौन सी हुकूमतों ने कोशिश की? परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट चाहती थी प्राइवेट। सर वो आप हर ये इनमें कोई बड़ी मजबूरी नहीं थी। हर कोई यूनियन के साथ वोट अपने तय करता था और उसको बिकॉज आप जेबों में ज्यादा था। तुम यहाँ सर मुझे बताएं, PIA की, चले PIA पे ले लेते हैं, 12,000 मुलाजिम है, 90 बिलियन लास्ट टाइम का है, 400-450 बिलियन उनके इकट्ठे हुए में, 700 बिलियन से ऊपर। मुझे आप ये बता दें क्या मजबूरी है किस हुकूमत को कि 12,000 बंदों को चाहे वो रीस्ट्रक्चर करती, रीएडजस्ट करती, हर बारी बात होती थी, क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई? क्या वो उस पर क्या अमेरिका इन्वॉल्व था? क्या उसमें फौज इन्वॉल्व थी? ना छोड़ दो। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ क्या नहीं हुआ। अर्ज ये है, ये बताओ कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पहले आपने उस इदारे को खड़ा करना है ना, जीरो पे तो नहीं देना ना, ₹1 में तो नहीं दे सकते। सर एयर इंडिया बिकी है ₹1 में, कोई मसला नहीं है। ₹1 में कोई माई का लाल मुझे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट दिखा के देखे तो ये पाकिस्तान के सारा मीडिया उसके कपड़े उतार देगा। नहीं सर छोड़ दें आप यार, ये ना करो। हर चीज सर मीडिया पे ना डालें। जुबैर साहब, मैं कायरा साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जुबैर साहब इस पे आप कमेंट दें, मीडिया पे ना डालें, देखिए आप लोग नहीं करते। पहले देखे ना, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कायरा साहब टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। आपको फ्लीट बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, आपको IT के सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। नहीं थे, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं तो नहीं है ना, कभी भी नहीं होंगे, तो आप लॉसेस बढ़ाते जाएं। तो यही तो भाई जुबैर बात पैसे है कि तो वो तो ये तो सिर्फ PIA की बात कर रहे हैं। तो भाई आप खुदा का नाम लो, आप PIA को देना चाहते हो, समझने की बात है, पैसे देके देनी पड़ेगी तो दे लो। क्या सर क्या देना पड़ेगा? एक सेकंड कायरा साहब, एक तो देखें। जी जुबैर बोले। हेलो जी कायरा साहब, मैं याद दिला देता हूँ, 2015 में हम लास्ट स्टेज पर थे जब स्ट्राइक भी PIA के एम्प्लॉयज ने कर दी थी। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, नवीद कमर साहब उस कमेटी में रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल्स पार्टी को, असद उमर थे और दूसरे लोग थे, PTI थी, और इन्होंने कहा कि जी हम लेट जाएंगे, आगे हम नहीं होने देंगे। इनको हमने पांव पड़े थे कि आप इसका फिर अल्टरनेट बता दें कि पाकिस्तान, ये 2015 की बात है, अब 8 साल के बाद आप अक्यूमुलेटेड लॉसेस देख लें कि कितने हैं, कि पाकिस्तान के अवाम की जेबों से जा रहा है। क्या ये हमारे पास इसको जवाब देने के लिए कुछ है या नहीं है? एक होटल वहाँ न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, वो शुरू करते हैं प्रोसेस तो ये सारे मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। भाई या तो कोई अल्टरनेट हल हो। पाकिस्तान के अवाम कांट टेक द 1.7 ट्रिलियन पर एनम लॉसेस है बाय द वे। जी कह रहा मैं एग्री करता हूँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें अल्टीमेटली ये हो, स्टील मिल हो, इनका सोल्यूशन यही है कि इनको ले ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन मालिक उसके लिए जब तक हमारे यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ये तलखी का माहौल ठंडा नहीं होता, अपोजिशन हर दौर में चीजों की मुखालफत करती रहती है और हुकूमत अपने काम करती है। हमने असल में फायर फाइटिंग थी इस कदर खौफनाक, ये बात दुरुस्त है कि इनके भी एक ये नहीं है, हमारे बहुत सारे और कारखाने हैं, बहुत सारी और लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो हमें अल्टीमेटली ले ऑफ करनी पड़ेंगी, उनको कम करना पड़ेगा। बिल्कुल आई एग्री विद दैट सर। लेकिन वही बात है ना कि 2015 में हो रहा था और आप लोगों ने नहीं होने दिया, तो फिर यू हैव टू टेक द ब्लेम ना। इसके लिए ज्यादा बेहतर होता कि आप नवीद कमर से सवाल करते, मैं तो उस पर नहीं, ये तो बाय चांस बात इधर चली गई। हम तो यही बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटीज जो है वो हमें तरजीहात पॉलिटिकल पार्टीज की समझ नहीं आ रही। ये भी याद रखें, पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ जरदारी साहब ने रूट शेयरिंग फार्मूला दिया था। उस वक्त किसी और की जो यूनियन थी बैठी हुई, उस यूनियन ने भी मुखालफत की थी। इस तरह ये बट स्लिंगिंग करते से काम नहीं चलेगा। हम कह रहे थे कि हमें टर्किश एयरलाइन से रूट शेयर कर लेने चाहिए, आज कर रहे हैं, आज आप बहुत सारी एयरलाइन से कर रहे हैं, उस वक्त ना किया गया। हम कह रहे थे उस वक्त कि हमें जहाज और मिलने चाहिए, लेने दे, नहीं लेने दिए गए उस वक्त, उसकी बहुत सारे प्रेशर्स और थे, क्या क्या बताऊं। अच्छा सर, ये प्राइवेटाइजेशन छोड़े तो बात उधर चली गई। मैं एक सवाल छोड़ता हूं, मैंने एक ब्रेक लेना। सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में जो ये लेटेस्ट बयानबाजी हुई है मियाँ साहब की, और हमने देखा कि बड़ी पब्लिक शफलिंग हुई, अगर पैगाम वैसे पहुंचाना होता किसी ने तो खुफिया तरीके से क्वाइटली भी हो सकता था, लेकिन शहबाज शरीफ को बुलाया गया, उनकी मीटिंग्स हुई, उनको समझाया गया भैया ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं चल सकती, पूरा सिस्टम डिरेल होता है, इस तरह मत करें। ये जो पब्लिक सारा ये स्नबिंग भी हुई है, आपके ख्याल में ये एक
टेम्पररी सा इम्पेडिमेंट आया, और अगर मियाँ साहब अगर तो साइलेंट हो जाते हैं फिर और बात है, लेकिन आपके ख्याल में अगर मियाँ साहब इसी लाइन ऑफ एक्शन को परस्यू करते हैं तो क्या इसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे खतरा हो सकता है इलेक्शंस आगे पीछे होने का या इस किस्म का? लेकिन साथ जवाब लेता हूँ कायरा साहब आपसे एक ब्रेक के बाद, और यही फिर सवाल मेरा जुबैर साहब के लिए भी होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। जी कायरा साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो मियाँ साहब का ये ट्रेंड आया है, जो इंतकामी बयान है वॉट एवर, और जो खौफनाक एक वो है क्लैश का, उन्होंने कहा कि जी बेसिकली आगे चलें, ये यहाँ तो बहुत ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं। जाहिर है वो बात कर रहे थे इमरान खान का फ्यूचर और सब कुछ, तो मियाँ साहब और फिर उन्होंने काफ़ी लंबी हिस्ट्री भी की कि जी क्लैशेस कहीं किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अगर मियाँ साहब की रविश बरकरार रही, खुद उनके अपने सेनेटर्स डिसएग्री कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या इसका नुकसान सिर्फ उनको हो सकता है कि पूरे निज़ाम को हो सकता है? मालिक, मैं इसको देखने का मेरा अंदाज ये है कि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन का तजिया किया है। उसका एक एंगल ये है कि ये लड़ाई है, तसादम है और ये पॉसिबल नहीं है और इससे कोई बेहतरी नहीं होगी। दूसरा ये भी है कि जिसका मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सारे हकायक तो मौजूद हैं, बुरे को बुरा कहना तो है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट रंग यही है कि वो अपने इकरार करे। अगर नेल्सन मंडेला ने उनको बताया था कि जेनरोसिटी सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार है, तो जेनरोसिटी के साथ थी कि उसने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया था। वहां पे सब ने आके अपने अपने गलतियों का, अपने अपने गुनाहों का इकरार किया था और फिर आगे बढ़ने के रास्ते पैदा हुए थे। इंतकाम तब खत्म हुआ था। अगर कोई इकरार ही नहीं करता, अपने रवैये वतीरे नहीं बदलता, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। मैं आज भी समझता हूँ, मेरी क़यादत भी ये समझती है कि बिल्कुल डायलॉग के रास्ते खुलने चाहिए, डायलॉग के जरिए मामला हल होने चाहिए और हमें एक बिल्कुल सारी जमातों को भी और इदारों को भी इस डायलॉग के अमल में आना पड़ेगा। वरना जिस तरह हम आइन को एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रूह के तहत इस्तेमाल नहीं करते। सारे कहते हैं आइन के तहत अमल कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे, तो ये इस तरह चलेगा नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी आखिरी गुजारिश है, तो आपके ख्याल में डायलॉग इमरान खान साहब के साथ भी होना चाहिए? डायलॉग किसी से भी बफर नहीं है, कोई डायलॉग से बाहर नहीं है। सिर्फ मैंने बार बार कहा कि इमरान खान को अब एनेबलिंग एनवायरनमेंट खुद बनानी है। इमरान खान ने 9 मई को जो कुछ किया था, हमने पहले डायलॉग के प्रोसेस में इस सारे प्रोसेस को रोकने की कोशिश की थी। गालियां खाई थी इमरान खान से, सब कुछ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने ये सब कुछ तबाही फेरी है। अब इसके लिए तो उन्होंने खुद हालात पैदा करने। बाकी सबसे डायलॉग होना और इदारों के साथ भी डायलॉग होना जरूरी है। और एक मालिक आखिरी बात, ये जो हमारा ख्याल है ना कि जमातों को इकोनॉमिक एजेंडा देना चाहिए, मौशी एजेंडा देना चाहिए, रोजगार का एजेंडा देना चाहिए। आप दुनिया के बेहतरीन माहिरीन को बुला के एजेंडा दे लेते हो, बना लेते हो, बुक्स मौजूद है, एक्सपर्ट मौजूद है, ले आओ। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हुकूमत से, इदारों से, उसकी परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से। अगर उसको ठीक नहीं करते हो तो जो जहान का चाहो तुम एक्सपर्ट ले आओ, कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे? तो पहले इकोनॉमी आएगी थ्रू गवर्नेंस। डायरेक्ट इकोनॉमी के जरिए गवर्नेंस ने नहीं आना, गवर्नेंस के जरिए इकोनॉमी। सर प्लान होगा तो आएगी ना, प्लान ही नजर नहीं आता। मौजूद है, जमातों के पास कब नहीं है यार। जमातों के मैनिफेस्टो आएंगे फिर देख लीजिएगा। सर देख लेंगे, हमने पिछले भी 3 इलेक्शन देखे, वही हम देख रहे हैं ना कि मैनिफेस्टो जो आता है और जो काम होता है बिल्कुल टोटली 2 डिफरेंट चीजें। जुबैर साहब जरा आप इस पे आए ना। ये जो राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि यही आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो बाजवा को इसलिए एक्सटेंशन दी थी, जनरल बाजवा को, कि वो ही विल टेक केयर ऑफ इमरान खान। तो एक तरफ आप ये चीज़ें करते हैं, फिर दूसरे बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, हाइब्रिड निज़ाम नहीं, फलाना निज़ाम नहीं। तो भैया अपनी अपनी जंग खुद लड़े ना। आपकी लड़ाई है पीपल्स पार्टी से, खुद लड़ें। आपकी लड़ाई है इमरान खान से, खुद लड़ें। उस वक्त आप ये दाएं बाएं से मसल इकट्ठा करते हैं, तो फिर अब समझ नहीं आती फिर हमें कि फिर आपका अचानक इंकलाब इतना कन्वीनियंट इंकलाब क्यों है आपका? जब सूट करता है इंकलाब जाग जाता है, जब नहीं सूट करता तो उस वक्त मसलियत आगे आ जाती है। अच्छा, एक तो आप कंपैरिजन भी सही नहीं करते, और मुशाहिद हुसैन सैयद का जो बयान आपने बताया था, जो कि फैक्ट था कि जी वो उन्होंने कहा जनरोसिटी, अगर
साउथ अफ्रीका में बार बार अपार्थाइड इंट्रोड्यूस कर दी जाती ना, एक ही दफा हुई थी ना, फिर खत्म हो गई, तो फिर नेल्सन मंडेला का बिल्कुल थिंकिंग डिफरेंट होती कि भाई हर 10 साल के बाद ये दोबारा अपार्थाइड लगा देते हैं और इसका तो हल इतना जेनरोसिटी नहीं होगा, इसका हल कुछ और होगा। एंड पाकिस्तान हिस्ट्री इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये तो एक एग्जांपल बनती ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि बेहतर होता कि जो चीज टुकड़ों में हुई है वो इकट्ठी को 30 साल इकट्ठे हो जाती। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मतलब 30 साल के बाद फिर एक पीरियड आता है। यू आर गिविंग सम वेरी डेंजरस आइडियाज मिस्टर जुबैर, ऑन अ परमानेंट बेसिस। जरा ध्यान से बात करें, आप बड़े खतरनाक आइडियाज पेश कर रहे हैं। मैं ध्यान से बात नहीं कर भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इंटरवेंशंस पाकिस्तान में हुई हैं वो बार बार हुई हैं ना, हर 10-12 साल के बाद हुई हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम साउथ अफ्रीका एग्जांपल। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। तो जो मियां साहब आज बात कर रहे हैं और बार बार उस पर जोर दे रहे हैं बात करने पर कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्या हुआ था, किस तरह से कंस्पिरेसी हुई थी और प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था और इंप्लीमेंट किया गया था। अगर वो आज हम डिबेट भी नहीं करेंगे मालिक, आज हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे कि बट्टी पाओ और आगे चलना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कटहरे में लेके आएंगे। उसका मतलब ये होता है कि आप वो डिबेट के तौर पर याद दहानी तो करवाएंगे ना अवाम को कि हम किस तरह से फंसे। अगर बांग्लादेश की एग्जाम्पल देते हैं तो बांग्लादेश का नहीं, वो तो कटहरे में ला रहे हैं, वो तो कटहरे में ला रहे हैं, वो तो कटहरे में ला रहे हैं। उन्होंने कहा उसका हिसाब देना होगा, लॉजिक, अब बड़े फैसले होंगे, हिसाब देना होगा। वो कन्फेशंस नहीं है, वो पूरी पेनेंस है, रिट्रीब्यूशन है। वो बात को आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, आगे लेके नहीं जा रहे, वो सिर्फ एक बात इस डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं। उसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है, विद इन द पार्टी भी राय मुख्तलिफ हो सकती है। 16 महीने क्यों नहीं बनाई? भूलना नहीं चाहिए। 16 महीने हम ये कहें कि जी अच्छा, ये 16 में, पिछले 16 माह में क्यों नहीं बनाई डिबेट का हिस्सा? यही सारी बात। पिछले 16 माह तो आप लोग गवर्नमेंट में थे, आप लोग बड़ा कुछ कर सकते ना। ये हुकूमत में ये थे, हुकूमत आपकी थी, बड़े प्राइम मिनिस्टर आपका, इंटीरियर मिनिस्टर आपका, एनर्जी मिनिस्टर आपका, सारे बड़े तो वजारतें थे आपके पास थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी ना, उन पे ना डाले बेचारों। देखिए 16 महीने में वो एक ये जो मियां साहब अभी बातें कर रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन अभी होने जा रही है और इलेक्शन में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी, जिस तरह आपको कहते हैं ना आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के, क्या पाकिस्तान की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, आपका क्या इलेक्शन बयानिया बॉस, आपका इलेक्शन बयानिया क्या है? इलेक्शन बयानिया आपका क्या है? हमारा बड़ा सिंपल साहब, बहुत हम सिंपल। जो अभी तक मियां साहब कह रहे हैं कि हमने तल देना आके, जो PMLN की नहीं, हमारे जो 3 अदवार थे 1990 से 1993, 97 to 99, 2013 से 2018, वो एक एग्जाम्पल है। उसी की बुनियाद है कि जी उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो आम आदमी की महरूमी थी, उसके जो मईशत के हवाले से मसाइल थे उसको हल करना है। हाँ, उसके मुकाबले में आज की मईशत के बिल्कुल चैलेंजेस डिफरेंट है। देयरफॉर वी हैव टू कम अप विद अ रिफॉर्मिस्ट एजेंडा, नॉट सिंपली द वन जो 90 ये आपकी हुकूमतें। मुझे दोनों से क्विक सवाल है, मेरा क्विक सवाल है। इस मुल्क में सबसे बड़ा एनर्जी का मामला है, बिजली के बिलों ने खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। हम अभी फिर बढ़ जाना अगले माह, फिर बुरा हाल हुआ है। 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनके शायद मेरे बहुत से नाज़रीन को नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने या जस्टिफाई कर दें, आप दोनों की हुकूमतों ने काम किया। जो IPPs हैं नाजरीन, जिनको हम कैपेसिटी चार्ज देखते हैं, जिनको हम सारे, हमारा सर्कुलर डेट भी है, आपको पता है कि जो पावर जनरेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये इनकम टैक्स से मुबर्रा है। आप और मैं देते हैं, ये जो अरबों रुपए कमाते हैं इन पे इनकम टैक्स नहीं है, ना इन पे ना रियल स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। 2 ही खैरिया माशाल्लाह बहुत मजबूत ग्रुप हैं। फिर जब ये पावर जनरेशन वाले हैं, जब ये अपना इक्विपमेंट मंगवाते हैं उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, हम पे और आप पे नहीं है। सो पहले इनका टैक्स एग्जेम्पशन इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके बाद फर्दर टैक्स एग्जेम्पशंस है, इनकम टैक्स इस पे नहीं है, और हमारी इनकम्स इन्होंने उड़ा के रख दी हैं। जरा मुझे जुबैर साहब पहले आप बताएं और फिर कायरा साहब भी, पहला IPPs आपके ज़माने में लगे थे, कायरा साहब शुरू करते हैं। सारी चीज़ें इतने सालों में कुछ नहीं करना था तो ये एग्जेम्पशन ही विड्रॉ करते। वर्ल्ड बैंक चीख के आपको बार बार कह रहा है आपकी गवर्नमेंट्स को प्राइवेटाइजेशन चले और बात ही, बड़े मजदूर थे। ये जो बड़े मगरमच्छ हैं इनके एग्जेम्पशन भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं की। कायरा साहब पहले आप, एंड वेरी क्विकली जुबैर, 1-1 मिनट है।
मालिक, पहली बात तो यह है कि हमारे दौर में IPPs का कॉन्सेप्ट जरूर आया और हमने पहले पाकिस्तान के इंडिजिनस कोल, थर कोल से इस प्रोजेक्ट का आगाज करना चाहा। अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई और बाकी रेस्ट सर पहले स्पेसिफिक चीजों पे आ जाए। कारा साहब इतना टाइम नहीं है, काइंडली मुझे जस्टिफाई कर दें। बाकी मैं आपका वक्त जाया नहीं करता। वो सारी दुनिया जानती है कि क्या हुआ, गार्डन बुक किधर गया, क्यों गया। और दूसरी बात, हमारे दौर में उस वक्त ये प्रोजेक्ट जब आए, एक्यूट शॉर्टेज के दौर में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टर अपने मर्जी से आपकी शराइत बनवाता है, जिस तरह आज आपसे IMF बनवा रहा है। इसलिए उस वक्त ये मुआहदे किए गए और उन मुआहदों के अगर सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं और आप उनसे निकल के जो कुछ आपके साथ हुआ था रिकोडेक में, इसी तरह के और कोई सर एग्जेम्पशंस हर जगह एग्जेम्पशंस पेरेनियल नहीं होती, एग्जेम्पशंस आर टाइम फैक्टर एंड एवरीथिंग, कोशिश हुई परपेचुअल नहीं होती। फिर होनी चाहिए ऐसी कोशिश, फिर होनी चाहिए। कोशिश हुई जो हफीज शेख ने की और उन्होंने उनके दौर में, भले हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी जो टैरिफ थे वो रैशनलाइज किए। हाँ, डॉलर पैक कर दिया ना, डॉलर पैक कर दिया ना 148 पे, 148 पे। जुबैर साहब जरा क्विकली आप भी जरा कमेंट दे दें। आपको तो बड़ी हमदर्दी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए आपका दिल धड़कता है। और जितने ये बड़े मगरमच्छ हैं, इनको टैक्स, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं, इनको जनाब इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशंस भी हैं। हमारे तो बच्चों के दूध पे भी आपने टैक्स लगाया हुआ, जरा जवाब दें ना, जस्टिफाई करें, इंकलाब बाद में लाएं। एक तो देखें, एक तो जो सोवरेन गारंटीज हैं, एक तो बिल्कुल अवाम, मेरे लिए तो अवाम सबसे पहले आते हैं। अगर आपने एग्रीमेंट्स किए हैं और उसके पीछे सोवरेन गारंटीज हैं, तो आई थिंक देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव लर्नड। और आई थिंक इस किस्म के चीज़ों सर बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स के खानदान पल गए। वो एग्रीमेंट्स हवा में नहीं हुए, कोई फरिश्तों ने नहीं एग्रीमेंट्स किए थे। आपको पता है इन एग्रीमेंट्स में एक एक एग्जेम्पशन की क्या क्या वैल्यू होती है। मुझे बताएं, मैं बिल्कुल आपकी बात बताएं कि उसके बाद आपकी 2 गवर्नमेंट्स आई हैं, कभी कोशिश की है इन चीजों को ठीक करने की? वर्ल्ड बैंक को भी पता है आप क्या कहाँ का सॉवरेन गारंटीज है, कहाँ का नहीं है। नहीं, कुछ देखें उसमें, देखें मालिक, उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। एक ये होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स को चेंज करते हैं तो आप फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं, जो हमारे पास बहुत सी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी हैं। जिस तरह अभी कायरा साहब ने रिक्विटी की बात की, जो स्टील मिल का हुआ था, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद चेंज किया गया। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री के जिसमें लोग बढ़ चढ़ के आएंगे इन्वेस्टमेंट करते। अगर पहले आए हैं, जो भी आपने एग्रीमेंट किए हैं, गलत किए हैं, सही किए हैं, यू हैव टू ऑनर दोज एग्रीमेंट्स एंड अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन। I don't know for how long we will keep honoring dishonorable agreements, because उनमें ही बड़े सवाल थे। एनीवे टाइम खत्म हो गया, आई विश वी हैड मोर टाइम। नाज़रीन, यहीं पे मैं बात करूंगा कि यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे पॉलिटिक्स रिड्यूस हो गई है अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की। मियाँ साहब को वो नज़र आता है जो उनके साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान को अपनी ज्यादती नज़र आती है, पीपल्स पार्टी वालों को वो नज़र आता है कि जी सिंध में हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही, मुल्क के साथ और अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही उसकी कौन बात करेगा। मैं खाली ये बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे सामने। सतह गुर्बत में 1.25 करोड़ लोग और 9.5 करोड़, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारा अगला खाना कहाँ से आएगा। जो नालायक तरीन लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछली 4 गवर्नमेंट्स में थे, नालायक का वर्ड गलत है, जो कमज़ोर तरीन लोग हैं उनको वो वजारतें दी जाती हैं जिनमें बेहतरीन लोग होने चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन, हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं बनेगा तो कहाँ से निज़ाम चलेगा, कहाँ से होगा। आप इन 2 के वज़रा को देख लें, मैं आपको शर्तिया तौर पर कहता हूँ, पिछली 5 गवर्नमेंट्स में देख लें। हर कोई लेगा फाइनेंस, कोई लेता है फॉरेन, कोई लेता है इस किस्म की पावरफुल इंटीरियर, कोई भी जिसका ज़रा भी वजन अपनी पॉलिटिकल जमात में यहाँ पे नहीं जाता। ये है क्राइसिस पाकिस्तान का। जितने बड़े मगरमच्छ हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस भी दे दें, उनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस भी दे दें, आम लोगों के मुंह से छीन लें। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, ये होनी चाहिए बात क्या हो रही है? बाजवा के साथ ये कर दो, फैज़ के साथ ये कर दो, ये कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पीपल। और वोट किससे चाहिए? इन लोगों से, हम लोगों से। और हम भी ऐसे शहजादे हैं, इन्हीं लोगों को वोट देंगे और इन्हीं बातों पे करेंगे और फिर पीटते रहेंगे। चलें, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हाथ बदले, क्योंकि हम तो बदलने में सीरियस लगते नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।